हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का जेआईबी मेंटोर। सो आज का जो सेशन है उसमें आपको दिख ही रहा होगा, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, किस चीज़ के, आईई एंड आईएफएस। और साथ में सिर्फ हम डिस्कस नहीं करेंगे कि हम सिलेबस अकेला ही डिस्कस कर लें, नहीं, इसके साथ में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मॉड्यूल्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट था और कौन से टॉपिक्स थे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मई 2023 और अक्टूबर 23 एग्जाम में। सो यहाँ पर आप अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि क्या आपका सिलेबस है। मतलब मैं अगर सारे टॉपिक्स की बात करूँ तो उसके पहले ये हमारा यहाँ पर मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ यू वांट फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन तो आप जा सकते हैं www.oliveboard.in पर, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको वैसे भी मैं पहले अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो आईईआईएफएस है, पीपीबी है, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर एएफएम, ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, इन चारों सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनके पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट को 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया। मॉड्यूल्स बोले तो मॉड्यूल्स का मतलब होगा यहाँ पर बोल सकते हैं पार्ट्स। तो हर एक जो सब्जेक्ट है उसको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। तो ये 4 मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आईई एंड आईएफएस के मॉड्यूल ए की, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहे थे मई में और अक्टूबर में। सो ये है आपका इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर के नाम से मॉड्यूल ए। यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 11 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज एन ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हिस्ट्री पूरी दी हुई है कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर द इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश टाइम और उसके पहले से कैसी थी और आज तक। अभी जब हम बात करते हैं आफ्टर जो 2008 का हमारा क्राइसिस आया था, जिसे हम ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस बोलते हैं, उसके बाद की स्थिति और कोविड के बाद तक की स्थिति के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी की, तो सेक्टर्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद में टर्शरी सेक्टर के 2 सब सेक्टर्स, कहाँ कितना आउटपुट है, कितना वहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग, इसमें पूरे 12 5 ईयर प्लान्स आपको मिल जाएंगे, अलॉन्ग विद हाउ द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड, कि भाई प्लानिंग कमीशन बंद हुआ फिर नीति आयोग कैसे आए, तो प्लानिंग कमीशन के पहले क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ, 12 5 ईयर प्लान्स एंड देन नीति आयोग। उसके बाद चलते हैं रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडिया। ये वाला टॉपिक आपको पीपीबी में भी मिल जाएगा, राइट, कॉमन टॉपिक है। तो रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर की बात करेंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होते हैं, कितना परसेंट किस चीज़ के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में डिसाइड किया है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो वो यहाँ मिल जाएगा। और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डिटेल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे उनकी ग्रोथ हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे, और उनको आगे अगर आपको प्रमोट करना है सो हमें उसके लिए क्या बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से काम करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोडवेज भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्कूल भी होगा। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हार्ड क्या है, सोशल क्या है, तो इस तरीके से ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद बात करूँ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब 1991 की मैं बात करता हूँ, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या मैं एलपीजी की बात करूं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, उसमें जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है उसका क्या इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर पड़ा, इंडिया पर, और कैसे हम इतने ज़्यादा उस ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यहाँ पर देखते हैं। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो नरसिम्हन कमेटी बनी गई थी और उसके बाद में जो 4 अलग अलग स्टेजेस में, 4 अलग अलग हमारी कंट्री में 4 बार में, अगर मैं बात करूं 4 स्टेजेस में यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तो वो कब कब हुआ और उस पर्टिकुलर इरा में, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म चेंजेस हुए थे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई की बात होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफरेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बड़े ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे कि बिम्स्टैक है, सार्क है, G20 है, उनको कैसे फॉर्म हुए, कहाँ पर उनका हेड ऑफिस है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इंडिया का क्या रिलेशन है उन
ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी जो 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम गोल नंबर 13 जो कि आपका क्लाइमेट चेंज है। इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो क्या क्या, लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड के बाद में जो एकदम से हमारी कंट्री में बोल सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर मार्केट डाउन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस है, तो वो चैलेंजेस को हम यहाँ पर देखते हैं इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। अब इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन किन चीज़ों से पूछे गए थे, किस यूनिट से, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्लोबलाइजेशन से मिला। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, सो दैट आपको ईजिली इंपॉर्टेंट पता चल जाए। तो यहाँ पर सेक्टर से था क्वेश्चन, ठीक है। नीति आयोग से तो एक ही क्वेश्चन था, प्रायोरिटी सेक्टर से क्वेश्चन था, एक था। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी में किसकी, मॉड्यूल ए की, तो मॉड्यूल मॉड्यूल सी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, फिर डी से, फिर बी से और फिर ए से। तो प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में आपका मॉड्यूल ए आता है, राइट। तो मॉड्यूल ए से सबसे कम क्वेश्चन, बी से थोड़े ज्यादा, सी और डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मई एग्जाम में भी थे और अक्टूबर वाले में भी थे। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मॉड्यूल बी में आपको मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं सर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज लाइक द कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके अलावा हम बात करें सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें। सप्लाई एंड डिमांड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सप्लाई की भी बात होगी, डिमांड की भी बात करेंगे कि डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, अगर हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाएंगे तो किसके कारण किस पे इम्पैक्ट, ये चीज़ है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई में हम देखते हैं कि वाई द मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई जो होती है वो कैसे होती है, क्या होता है, और इन्फ्लेशन जिसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी पर। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंट टाइप की इंटरेस्ट सेविंग थ्योरीज होती हैं, लाइक कीनीशियंस का जो यहाँ पर आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे ग्राफ जो होंगे वो इन दो यूनिट्स में आपको डिमांड एंड सप्लाई और थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट में मिलेंगे। बिजनेस साइकिल से फिक्स दो क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी पूछे गए थे, मई में भी और अभी भी, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन सी पॉलिसी डिजाइन करता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों का डिफरेंस। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट, जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। यूनिट नंबर 19 है यूनिट बजट, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एफआरबीएम एक्ट के बारे में एंड में बताया गया, बाकी यूनियन बजट कैसे बनता है, कब आता है, इससे फिक्स क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी एक ही क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था। क्वेश्चन ये था कि जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया है वो कब प्रेजेंट किया जाता है, तो 3-4 उसमें ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि 1 फैब, दूसरा था कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता ही है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब मंथ होता है, ना कि फर्स्ट फैब होगा, राइट। इसके क्वेश्चंस मिले आपको। फिर हम चले आगे मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो दिख तो रहे हैं आपको बहुत कम यूनिट्स, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे यहाँ। मतलब अगर मैं बात करूं कि सर मैं एक यूनिट स्टार्ट कर लूं यहाँ पर कोई भी, तो आप जब एक यूनिट स्टार्ट कर लोगे तो लगभग अगर आप पेजेस पर जाओगे बुक की, तो यहाँ पर सबसे बड़े मतलब लेंथी यूनिट्स आपको मिलने वाले इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल से मतलब सी और डी मॉड्यूल मिला करके एग्जाम में जो वेटेज होता है ना, वो होता है इन दोनों का ऑलमोस्ट 60 to 70% ओनली। मतलब सर अगर कोई ये 2 मॉड्यूल पढ़ के जाए तो पास हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गए लोग, राइट। सो यहाँ पर यूनिट्स की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, फिर इसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो किस किस टाइप के फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, फिर बैंक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ये सारा डिफरेंशिएट करके आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझना होगा। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, डेवलपमेंट बैंक क्या है, पैरा बैंकिंग क्या होता है, या मैं बात करूं बैंकिंग स्ट्रक्चर में तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहां से आ गया, राइट। तो ये बेसिक चीजें थोड़ी सी वहां मिल जाएंगी आपको कि भाई नेशनलाइज बैंक्स क्या है, कितने हैं, ये चीजें, न्यू बैंक क्या होता है, फिर लीड बैंक स्कीम क्या है,
उसके अलावा हम बात करेंगे तो ये अलग अलग चीजें जो बैंकिंग स्ट्रक्चर की बैंकिंग हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम द 1770 हम स्टार्ट करेंगे। किस बैंक के साथ में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट होगा और चलेगा आज तक जितने बैंक आपस में मर्ज हो गए हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इंडिया में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक, कितने फॉरेन बैंक, कितने यहाँ पर आरआरबीज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस बैंकिंग स्ट्रक्चर में मिल जाएंगी। बैंकिंग लॉज की बात करेंगे, कानून बैंक में, तो बैंक में हम किस लॉज को फॉलो करते हैं, तो एक तो हम आरबीआई एक्ट को फॉलो करते हैं, एक बीआर एक्ट को। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे पास में जो 5 चैप्टर्स हैं वो पांचों चैप्टर्स, 5 चैप्टर का मतलब होता है पार्ट्स की बात करते हैं, 5 चैप्टर्स हैं इसके, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं, इनके बहुत सारे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लाइक सेक्शन 5 क्या कहता है, 5B क्या कहता है, 6 क्या कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, 7 क्या कहता है, बताओ भाई बिजनेस ऑफ अ बैंक किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो पता चलेगा सेक्शन यहाँ पर 6 बता रहा है। 7 कह रहा है कि सर यहाँ पर क्या करना है, कौन होगा जो बैंकिंग टर्म को यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। 5B में बता दिया कि बैंकिंग एक्चुअल में होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ अ बैंक। तो इस टाइप से हमें बहुत सारे सेक्शंस इसमें जो हमें पढ़ने होते हैं। ऐसे ही आरबीआई में पढ़ने होते हैं, ठीक है, कि कौन सा सेक्शन किस चीज को डिफाइन कर रहा है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, डीएफआई, तो हम स्टार्ट करेंगे आईएफसीआई से, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यहां से स्टार्ट होकर पहुंचेंगे हम आज तक, लास्ट जो है हमारा 2021 में जो हमारा एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना, दैट इज द नेबफिड। तो वहां तक की मतलब कैसे आईएफसीआई से यहां तक पहुंचे, क्या हिस्ट्री रही, बीच में कुछ डीएफआई जो थे वो कन्वर्ट हो गए यूनिवर्सल बैंक्स में आ गए। आईसीआईसीआई जो था वो डीएफआई था, आगे चल के क्या बन गया, बैंक बन गया। यूटीआई के टुकड़े हो गए, टुकड़े मतलब यूपीआई स्प्लिट हो गया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा बैंक बन गया, एक्सिस बैंक उससे। तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं भाई, इनका काम क्या है एमएफआईज का, तो ये एमएफआईज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स वगैरह, वो सारी चीजें हैं। एनबीएफसीज की बात करें तो इनको रेगुलेट कौन करेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी, फाइनेंशियल कंपनीज होंगी, तो ये एनबीएफसीज का पूरा कॉन्सेप्ट। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, कौन रेगुलेट करता है, एडा कब बना, क्या हुआ, ये सारी चीजें। फिर आते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हम रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स, रेगुलेटर्स बोले तो नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए जैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हमारी इंडिया में जो रेगुलेट करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या डेवलपमेंट हुए, वो सारा आपको यूनिट 28 में मिलेगा, राइट। अब सबसे बड़े मॉड्यूल की बात की थी मैंने, सी डिटेल में, यूनिट्स कम है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे किसमें, तो कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको मॉड्यूल डी में। अब जैसे आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट्स, तो फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में होता क्या है वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, जहां पर हम लैंडिंग और बोरोइंग को करते हैं, सो दैट जिनको फंड्स की जरूरत है, द सरप्लस फंड्स जिनके पास है, वो उन लोगों तक अपने फंड्स पहुंचाते हैं जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। फिर इसी के अंडर जब आप आओगे तो मनी मार्केट आ जाएगा आपका, मार्केट्स के अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम। अब कैपिटल मार्केट में हम क्या करने हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेट मार्केट हो गया, मनी मार्केट आपका लॉन्ग टर्म डेट मार्केट हो गया। स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का, या बोलूं मैं एशिया का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे नॉट ओनली द इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, और भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्या काम होता है उनका। फिक्स्ड इनकम मार्केट क्या है, डेट एंड बॉन्ड। अब सर डेट का मतलब उधार, बॉन्ड, तो डेट में क्या आएगा, बॉन्ड में क्या आएगा, भाई शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, चूंकि हम ग्लोबलाइज हो गए, सो हमें फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करना होगा। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक, क्यों हम फॉरेक्स मार्केट को कैपिटल से, कैपिटल को मनी मार्केट से, डोमेस्टिक को इंटरनेशनल मतलब रीजनल, डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल मार्केट में क्यों कन्वर्ट करें, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं समझने के लिए कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है भाई, लाइक बैंक ने हमारे अंडर राइटर एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया, मैं कंपनी हूँ, मुझे शेयर्स इशू करना है, तो मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट समझता ही नहीं हूँ, क्या करना पड़ेगा, तो मैंने एक बैंक से कॉन्टैक्ट किया, बैंक ने कहा कि सर हम आपका RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट जो होगा सेबी के साथ पहले लाएंगे, फिर आपके शेयर्स को हम मार्केट में इशू करा देंगे, राइट। तो ये इशूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है, तो इसमें जो फंक्शंस होंगे एज अ मर्चेंट बैंकर,
वो सारी चीज़ें ब्रोकर के रूप में। डेरिवेटिव मार्केट, तो डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हो गया। फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग और ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट ट्रेड्स, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे इस साल, मतलब अक्टूबर में। तो ये क्या होता है, कैसे होता है। वेंचर कैपिटल का इंडिया में शुरुआत कब हुआ, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन कहलाते हैं, ये इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, कोई कंपनी वेंचर कैपिटल कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो किस तरीके से वो यहाँ पर आएगी। अगर लीज फाइनेंस और हायर परचेज की बात करें तो कैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये करते हैं। क्रेडिट रेटिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट स्कोरिंग क्यों है, रेटिंग और स्कोरिंग में क्या डिफरेंस है, कंपनी की क्या कहलाएगी अगर हम रेटिंग करेंगे कि स्कोरिंग करेंगे, इंडिविजुअल के साथ क्रेडिट रेटिंग होगी या स्कोरिंग होगी, तो कितनी कंपनीज इंडिया में क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग, ये इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। इंश्योरेंस प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, अगर किसी ने किसी चीज़ का इंश्योरेंस लिया और अगर उसको वहाँ पर क्लेम करना है तो कैसे करना है, कितने टाइप के, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ हो गया और जनरल में कितने टाइप के होंगे, लाइक व्हीकल का होगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस केस में व्हीकल इंश्योरेंस आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सब यहाँ आपको मिलने वाला है। पेंशन प्रोडक्ट्स, पेंशन प्रोडक्ट में भाई पेंशन क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है, एनपीएस क्या है, पीपीएफ क्या है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ये यहाँ हो जाएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVITS, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स का मतलब है विच मॉड्यूल वी नीड टू फोकस मोर एंड मोर। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट फोकसिंग मॉड्यूल होगा आपका डी, फिर आप करो फोकस सी पर, फिर आप फोकस करो बी पर और देन फिर आप फोकस करो ए पर। सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस डी से, फिर सी से, बी और फिर ए से। अगर कोई पर्सन इन 2 मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना तो उसके 60% मार्क्स यहां पर कवर्ड है। केस स्टडी सबसे ज्यादा इनसे आती है, सी और डी से। न्यूमेरिकल्स इनसे आते हैं, राइट। सो सारी चीजें यहां पर आपको इन्हीं 2 मॉड्यूल से मिल रही है, सी और डी से, न्यूमेरिकल्स भी, केस स्टडीज भी, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, राइट। तो ये हुए आपके मॉड्यूल डी। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो आप यहां पर देख सकते हैं। देखो मैंने यहां पर ये ब्लू कर दिए थे, अब मैं यहाँ रेड कर देता हूँ, राइट। तो जो भी मैं रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आप समझ जाना ये इंपॉर्टेंट है आपके। डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट, राइट। इसके बाद आगे चलें तो ये पूरा मॉड्यूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इनकम, 1, 2, फॉरेक्स, इंटरकनेक्टेडनेस, मर्चेंट बैंक्स, लास्ट में REIT, इससे क्वेश्चन था। यहाँ पे पैरा बैंकिंग से क्वेश्चन था, पैरा बैंकिंग से तो 5 क्वेश्चन फिक्स से आते ही आते हैं। पेंशन प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, इनसे एक और क्रेडिट रेटिंग से 2 क्वेश्चन। हायर परचेज, वेंचर कैपिटल, मतलब अगर मैं इसमें निकालूं तो 2 या 3 यूनिट को छोड़ के बाकी पूरी इंपॉर्टेंट है। तो आप फोकस करो किस पर, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी पर, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकसिंग जो मॉड्यूल्स हैं वो हैं आपके डी और सी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं प्रिपरेशन आज से तो क्या सर अक्टूबर वाला एग्जाम मेरा हो जाएगा, मैं जो मई जून वाला एग्जाम है उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मींस मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा चारों सब्जेक्ट को एक ही बार में? बिल्कुल। तो जैसे कि मैं बात करूं, वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, ऑलिव बोर्ड ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है यहाँ पर कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे एक बैच। कौन सा बैच? JIB सिलेक्शन बैच, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम कब से, फ्रॉम द 1 नवंबर 2023 से। इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए। और दशहरे का ऑफर भी चल रहा है, 20% ऑफ दे रहे थे, डबल कर दिया, 40 हो गया। एक्चुअल प्राइस जो कोर्स का है वो 3499 है, इफेक्टिव प्राइस आपको मिलेगा 2099। आगे बढ़ते अगर अपन देखें इसमें नेक्स्ट, तो सुपरलिट में बाद में बताता हूँ, पहले सिलेक्शन बता दूँ। ये सिलेक्शन बैच है, मई जून के लिए बाइलिंगुअल है, और ये है आपका इंग्लिश मीडियम बैच। स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस फ्रॉम द 2023 नवंबर 1 से, राइट। अब इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, क्लासेस रिकॉर्डेड भी होंगी, PDF भी मिलेगा, टाइम टेबल ऐसा होगा जो सूट करेगा बैंकर्स के ऑफिस टाइम के अलावा का जो टाइम होगा वो टाइम। इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन है सुपरलिट सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुपर एलिट इट्स नॉट अ पर्टिकुलर बैच, इट इज अ सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है एक्सेस ऑफ ऑल द बैचेस, ऑल अपकमिंग बैचेस बोल सकता हूं मैं। मतलब जितने भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम में फॉर द JAIIB 2024, उन सभी का एक्सेस आपको यहां मिलेगा। ठीक, और क्या मिलेगा सर? और आपको ई नोट्स मिलेंगे। ई नोट्स किस चीज के सर? 4 पेपर्स के, जो कि आपको यहां पर मिल जाएंगे। और ये पूरे के पूरे प्रिसाइज नोट होंगे, मतलब जैसे बुक है, बुक की प्रिसाइज नोट्स आपको मिलेंगे। एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पर JIB के चारों पेपर्स का। और क्या मिलेगा सर? टेस्ट मिलेंगे, हाँ टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक, इसके अलावा जो इसका बेस्ट फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। आने वाले टाइम में, एग्जाम टाइम में हम बैच लॉन्च करते हैं, क्रैकर बैच, क्रैश और कैप्सूल बैच। अब ये तीनों बैच अलग अलग आएंगे, आप इनको परचेज करोगे, सिलेक्शन बैच लोगे, या फिर इसके पहले, इन एग्जाम के पहले भी ये सिलेक्शन आया, इसके बाद 1-2 बैच और आएंगे। तो आप जब इस वाले सब्सक्रिप्शन में अपने आप को एनरोल कर लेते हो ना, तो फिर आपको दोबारा, अब आपको क्या करना, जब तक आपका एग्जाम आएगा ना, आपको इंडिविजुअल कोई भी कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसका एक्चुअल प्राइस फॉर द 8 मंथ्स वैलिडिटी ये 5999 है, जो कि अभी दशहरा ऑफर के कारण 3599 में आपको मिल जाएगा। तो इसमें एनरोल कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा पर्सनली, अगर आप इसमें मुझसे जुड़ना चाहें, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहें, तो ये लिंक है, और लिंक से ज्वाइन ना कर पाओ ना, तो अभी फ़ोन से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस QR के थ्रू भी मुझसे मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और ऐड होने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो डायरेक्टली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बैच में एनरोल करना है, राइट? कि किसी भी बैच में अगर एनरोल करना है सर हमें, सो हम कैसे एनरोल करें अपने आप को, राइट? सो आपको जाना है ऑलिव बोर्ड पर, यहां से आपको सेलेक्ट करना है ऑलिव बोर्ड। ये प्लेटफॉर्म आपको दिख गया होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से आप JIB CIB पे चले जाइए, राइट? जैसे ये आपको दिख जाएगा, तो इसमें आप क्या चूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है बैंकिंग, SSC, रेगुलेटरी, लॉ है, फिर आप नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है JIB CIB, तो वो दिख नहीं रहा है। अगर कोई दूसरा यहाँ होता तो दिख जाता, राइट? सो यहाँ पर आप फीचर्ड कोर्स में गए, ये फीचर्ड कोर्स है आपका। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो JIB CIB मेगा क्रैकर सुपर एलिट, और ये CIB सुपर एलिट। तो आप सब्सक्रिप्शन में जाओ तो ये सुपर एलिट को डायरेक्टली कर लीजिए, या फिर सुपर एलिट में हम यहाँ से भी जा सकते हैं। हमने मई जून 2024 सिलेक्शन बैच चूज किया, एनरोल नाउ पर गए। जब आप एनरोल नाउ पर जाओगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। ये सिलेक्शन बैच इंडिविजुअल है, दिस इज द JIB सुपर एलिट बैच, और ये JIB CIB मेगा क्रैकर बैच। मैं इसकी बात करूं, ये इंडिविजुअल बैच 3499 का है। इसमें अगर मैं यहाँ पर जाऊं और रिडीम करना चाहूं तो आपको कूपन कोड लगाना होता है, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो कूपन कोड यहाँ पर आप लगाओगे हिमांशु, HIMANSHU, और इसको कर दोगे रिडीम। रिडीम करोगे तो देखो 3499 का कोर्स आपको कितने में मिल रहा है, 2099 में। JIB सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी अपकमिंग बैचेस सबका एक्सेस, 8 मंथ वैलिडिटी, ई नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहा है, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है। सो यहाँ पे जाओ, हैव अ कूपन कोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने टाइप किया हिमांशु, जैसे ही आपने रिडीम किया, द प्राइस जो 6000 था अब वो सिर्फ 3600 हो गया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओनली हाउ मच अमाउंट, ओनली कितना है, 2100, ये 3600 है। 1500 के डिफरेंस में आपको 4 से 5 एक्स्ट्रा कोर्स का एक्सेस मिल रहा है यहाँ पे, प्लस नोट्स मिल जाएंगे, ई नोट्स, प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। अलग से कोई कोर्स परचेज करना ही नहीं है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ये है JIB CIB मेगा क्रैकर बैच। ये जो क्रैकर बैच है ना, ये जैसे ये सुपर एलिट JIB का ना, ऐसा ही सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन होगा किसका, CIB का। तो इन दोनों का कॉम्बो है ये JIB CIB मेगा क्रैकर बैच। क्रैकर बैच की 12 मंथ्स की वैलिडिटी अगर मैं लेता हूँ, हैवा कूपन कोड में यूज़ करूँ हिमांशु और रिडीम करूँ, तो ये 6599 में मुझे JIB का सुपर एलिट और CAIB का सुपर एलिट दोनों मिल रहे हैं। तो मैं दोनों को कंबाइंड वे में अगर लेना चाहूँ तो ये 10,999 का, जो कि 6599 में मुझे मिल जाएगा, राइट? सो आप जाइए इनमें से जिस भी बैच में, तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो ये सुपर एलिट, क्योंकि ई नोट्स भी मिल जाएंगे, और मेगा क्रैकर, दोनों में से कोई भी एक बैच आप
चूज़ कर सकते हैं और एनरोल कर लीजिए अपने आप को। एनरोल करने के बाद 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 6 महीने का टाइम है, आराम से आपके चारों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी होगी, कॉन्सेप्ट, रिवीजन एंड टेस्ट के बाद में। ठीक है, तो आप सभी लोग जा करके जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं कर लीजिए, बट बिफोर 24 अक्टूबर कर लीजिए, क्योंकि ये जो 40% वाला ऑफ है ये 24 अक्टूबर को हो जाएगा एंड, राइट। चलिए, सो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।